गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा की। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और किस प्रकार से इसका एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन है, वो सब बातों पर अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने बल और कार्य और ऊर्जा संरक्षण पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड अपन कुछ बातें करेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा पर डिस्कस करने से पहले आप कुछ एग्जाम्पल देखिए। ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पर एक m द्रव्यमान का पिंड जुड़ा हुआ है। अगर इसको बल लगा के खींचा जाए तो खींचने के बाद में जब छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग अपनी पुरानी अवस्था में वापस आने की कोशिश करेगी, अर्थात इस पर एक विपरीत दिशा में बल लगता है, जिसको अपन प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं, जितना इसमें खिंचाव उत्पन्न करेंगे उतना ही उसमें एक ऊर्जा का संचय होगा, जो उसे पुनः विपरीत दिशा में जाने के लिए या पुनः इसमें फ्री अवस्था या मुक्त अवस्था में जाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे देखिए, ये एक धनुष बनाया है, तो धनुष पर एक तीर लगा हुआ है। जैसे ही धनुष की डोरी को अपन खींचते हैं तो ये तीर आगे की तरफ गति करता है। तो जब ये डोरी सामान्य अवस्था में थी तब ये तीर आगे की तरफ गति नहीं करेगा, लेकिन जब इसको खींचा जाता है तब इसमें एक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, अर्थात इसे अपनी पुरानी अवस्था से एक नई अवस्था में आने में कुछ दूरी पर इसमें खिंचाव उत्पन्न किया गया और इसके कारण से इसमें एक बल लग रहा है विपरीत दिशा में, जिसको अपन प्रत्यानयन बल कहते हैं। और यहाँ पर इस प्रत्यानयन बल के विरुद्ध में खिंचाव हो रहा है, तब यह इसे प्रेरित करता है कि वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आए और इसके कारण से स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल, एक m द्रव्यमान का पिंड है जो पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है। इसे अगर ऊपर की तरफ उठाया जाए h ऊंचाई पर तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे h ऊंचाई पर ऊपर की तरफ उठाने के कारण से इसमें mgh, अर्थात अपन यूँ मान सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इसमें कार्य किया जाता है, तो इसमें mgh ऊर्जा है वह संचय हो जाती है। तो इन तीनों कंडीशन को आधार मानते हुए अपन कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की अपनी स्थिति या अभिविन्यास, अभिविन्यास का मतलब होता है उसका ओरिएंटेशन, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वह किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित कर रही है वस्तु, उसकी बनावट कैसी है, यूँ मान सकते हैं। तो किसी वस्तु की अपनी स्थिति या अभिविन्यास के कारण या विकृत अवस्था के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी का मापन किसी भी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किया जाता है, अर्थात यह निरपेक्ष नहीं होती है। स्थितिज ऊर्जा एक सापेक्ष राशि है, इसे किसी न किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष। जैसे यहाँ पर अगर मैं स्प्रिंग की बात करूँ तो अगर मैं इसको नॉर्मली स्प्रिंग को ऐसे मानूँ, ये नॉर्मल अवस्था में अगर खिंचाव करूँगा तो स्प्रिंग ऐसे हो जाएगी। तो ये अपने निर्देश बिंदु मान लिया कि इस बिंदु के सापेक्ष इतना खिंचाव उत्पन्न हुआ। धनुष है तो इसमें डोरी के ये निर्देश बिंदु इतना खिंचाव उत्पन्न हुआ है। mgh, अगर किसी पिंड की बात करें तो इसकी mgh ऊर्जा है, तो यह निर्देश बिंदु इसका धरती की सतह हो गई है। तो यह एक सापेक्ष राशि है और यह ऊर्जा की जो विमा है वो सेम, स्थितिज ऊर्जा की जो विमा है वो सेम गतिज ऊर्जा या फिर ऊर्जा की विमा के जैसी ही होती है। नॉर्मली रेफरेंस फ्रेम सेट किया जाता है और वो भी अपन यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम 0 के रिस्पेक्ट में मानते हैं, ताकि अपनी जो स्थितिज ऊर्जा है उसका अंतर है वह आसानी से समझा जा सके। अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी है वह धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा है वह धनात्मक है, इसका मतलब वह किसी भी मुक्त निकाय को, उस निकाय पर किसी प्रकार का कोई विशेष बल नहीं लग रहा है। हाँ, तो अगर स्थितिज ऊर्जा है वह अगर धनात्मक है, इसका मतलब क्या हुआ? स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होने का मतलब हुआ कि वह जो निकाय है वह निकाय मुक्त निकाय है, बाउंडेड नहीं है, फ्री अवस्था में है। अगर जो स्थितिज ऊर्जा है वह ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक होने का मतलब है कि वह एक बाउंडेड सिस्टम है, एक बद्ध निकाय है, उसे मुक्त अवस्था में लाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। ओके, जैसे कि अभी अगर यह धनुष की बात करें तो यह धनुष जब नॉर्मल अवस्था में होता है तो मुक्त निकाय है, लेकिन जब खिंचाव की अवस्था में होता है तो यह बद्ध निकाय है। स्प्रिंग है वह नॉर्मल अवस्था में होती है तो मुक्त निकाय है, लेकिन जब इसे खिंचाव उत्पन्न करेंगे तो यह बाउंडेड या बद्ध निकाय बन जाएगा। ऐसे ही है जो द्रव्यमान है वह अगर पृथ्वी की सतह पर मानते हैं, वैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 नहीं बन जाती है, लेकिन नॉर्मली रेफरेंस के लिए मानते हैं, अपन डिस्कस करेंगे इसको आगे। तो यह एक मुक्त निकाय है, लेकिन जिसको h ऊंचाई पर लेके जाते हैं तो यह एक प्रकार का बद्ध निकाय या बाउंडेड सिस्टम बन जाता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होने का मतलब क्या हुआ कि वह जो निकाय है वह अनंत पर है, एक प्रकार से इन्फाइनाइट पर है। तो इसको अपन यूँ समझ सकते हैं कि किसी भी निकाय में बल के विरुद्ध किया गया कार्य
अगर बल के विरुद्ध किया गया कार्य है वह जिस ऊर्जा के रूप में संचित होता है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। तो W बराबर माइनस एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डी यू, पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन के समान ही जो है वो कार्य होता है, क्योंकि बल के विरुद्ध करने का मतलब है यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो इसको अपन रेफरेंस सिस्टम ऐसा समझ सकते हैं, एक निकाय है एक्स और वाई, सपोज मूल बिंदु O है, मूल बिंदु से r दूरी पर कोई एक पॉइंट है बिंदु A, तो किसी भी द्रव्यमान को, किसी भी आवेश को, किसी भी निकाय को अगर अनंत से r दूरी पर लेके आते हैं बल लगा के, इनफाइनाइट इसलिए मानते हैं कि इनफाइनाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होती है, तो अनंत से अगर किसी दूरी r पर लेके आते हैं तो उस दौरान किया गया कार्य अनंत से r दूरी, सपोज कीजिए कि जैसे ये है कि ये जो कैप है पेन का, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से मैं इसको खींच के और इसके पास लेके रहा हूँ रेफरेंस फ्रेम के यहाँ पर दूरी पर, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस दूरी पर लाने के लिए किया गया कार्य है वह उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो किया गया कार्य है वह पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन बल के विरुद्ध किया गया कार्य है। और इनफाइनाइट से इसीलिए कि इनफाइनाइट के ऊपर, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा है वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, तो वहाँ पर अगर स्थिति है वह इनफाइनाइट पर है, इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वह अपन जीरो मान सकते हैं रेफरेंस के लिए। अब देखिए, अगर किसी भी निकाय को अनंत से r दूरी पर लेके आते हैं तो उस दौरान बल के विरुद्ध किया गया कार्य है वह स्थितिज ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं U बराबर माइनस का एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन, लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट का इनफाइनाइट से r दूरी पर, ये इनफाइनाइट था इसे r दूरी की तरफ लेके आ रहे हैं, तो जो लिमिट है वह इनफाइनाइट से r हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखिए, जो अगर बल का मान संरक्षी है, अपने संरक्षी बल पिछले लेक्चर में पढ़ा था, संरक्षी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण से कंजर्वेटिव फोर्स वह किसी बंद लूप में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य वो जीरो होता है। तो अगर बल संरक्षी है तो बल को एक ऐसे अदिश राशि के रूप में लिख सकते हैं, ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं, जिसका मान अदिश राशि के रूप में आएगा, तो वह हो जाएगा F बराबर माइनस का डेल U। तो यहाँ पर U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और डेल एक संकारक है जो एक्स वाई जेड अलग अलग कार्तीय निर्देशांक या फिर रो थीटा फाई या आर थीटा फाई बेलनाकार निर्देशांक या गोलीय निर्देशांक में आर पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर चूँकि पोटेंशियल एनर्जी है वह आर थीटा फाई किसी पर भी निर्भर कर सकती है और एक्स वाई जेड पर निर्भर कर सकती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कार्तीय निर्देशांक ले रहा हूँ तो केवल एक्स वाई जेड या आर ही लेंगे। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल अपन समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वह बल के अनुसार बदलती रहती है, अर्थात जिस प्रकार का बल होगा पोटेंशियल एनर्जी भी उसी प्रकार से होगी। जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण से गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, अगर नाभिक के बल है तो नाभिक की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, अगर केमिकल फोर्स है तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, अगर इलास्टिक फोर्स है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, अगर कुलाम्बिक फोर्स है तो कुलाम्बिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, चुंबकीय बल है तो चुंबकीय गति स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें अपन जो अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, वह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होगी। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की तरफ लगता है, डाउनवर्ड पृथ्वी की ओर लगता है। तो आप यूँ देखिए कि ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र O है और सतह तक दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी r। पृथ्वी की सतह पर कोई भी m द्रव्यमान का एक पिंड रखा गया है, अगर इस m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ऊपर की तरफ लेके जाती है, तो इस दौरान ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कार्य किया जाएगा। चूँकि यहाँ पर देखिए बल किस दिशा में है, गुरुत्वीय जो बल है जिसको अपन Fg बोलते हैं वो नीचे की तरफ है और पिंड को अपन ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक प्रकार से अगर रेफरेंस फ्रेम लेंगे तो वो जीरो हो जाएगी, यहाँ पर सॉरी नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जो गुरुत्व किया गया कार्य है वो नेगेटिव होगा, बल के विरुद्ध होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी है वह उसके रिस्पेक्ट में देखिए अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि किया गया कार्य अगेंस्ट जी, यहाँ पर जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है तो अपन एफ जी लेंगे तो गुरुत्वीय बल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यू बराबर वर्क डन अगेंस्ट जी, तो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य ये हो जाएगा। चूँकि ध्यान रखिए कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अपन पॉजिटिव ले रहे हैं। पॉजिटिव कब ले रहे हैं, जब रेफरेंस बिंदु यहाँ सतह है ना वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, सपोज ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो बिंदु A पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और बिंदु B पर पोटेंशियल एनर्जी है माइनस का mgh। तो अंतर कितना होगा, जीरो माइनस माइनस mgh, तो यह है mgh पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी धनात्मक। तो यहाँ पर U है वह वर्क डन अगेंस्ट
ग्रेविटेशनल फोर्स। तो W वेट गुना डिस्टेंस, तो वेट कितना है mg और ऊंचाई कितनी है, दूरी कितनी है h, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। यह है गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। यहाँ पर पृथ्वी की सतह को निर्देश बिंदु माना गया है और यहाँ पर सतह पर US मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस 0 मान लिया गया है। परंतु रियल केस के अंदर पृथ्वी की सतह के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती है। तब क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिट टू R। इसका मतलब ये मानिए कि कोई भी एक निर्देश बिंदु है, अगर वो अनंत के ऊपर अपने सेट कर रखा है, अनंत से अपन पृथ्वी की त्रिज्या R तक लेके आ रहे हैं किसी भी द्रव्यमान को, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन उसकी सतह पर स्थितिज ऊर्जा को बताएगा। तो देखिए वर्क डन की मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन अनंत से R दूरी तक किया गया कार्य है, वह स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और वह स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, वह स्थितिज ऊर्जा दी जाती है नॉर्मली US बराबर सरफेस, US का मतलब पोटेंशियल एनर्जी सरफेस सतह पर, तो ये माइनस का G/m/r जो कि नियतांक है, नियत मान है। कैसे, G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m पृथ्वी का द्रव्यमान है, m जिस निकाय की बात करें पिंड की उसका द्रव्यमान है, r पृथ्वी की त्रिज्या, तो एक प्रकार का नियत मान हो गया। अब देखिए अपन कह सकते हैं कि तब पृथ्वी की सतह पर यह स्थितिज ऊर्जा है, पहले अपन 0 मान रहे थे, यहाँ पर जब यह स्थितिज ऊर्जा है तो पृथ्वी की सतह पर US है और h ऊंचाई पर लेके जाएंगे तो वहाँ पर mgh विद माइनस साइन होगी। तो देखिए कितना डिफरेंस आएगा, तब जो कुल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो mgh होगी इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन उसका अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, अंतर हो जाएगा h ऊंचाई पर और यहाँ पर नियत US के ऊपर। तो देखिए तब UH माइनस US बराबर mgh, क्योंकि h ऊंचाई पर जो स्थितिज ऊर्जा है वह सतह पर स्थितिज ऊर्जा गुना h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का दोनों का योग होगी। दोनों का योग होने का मतलब है दोनों का अंतर लेते हैं, अगर US को इधर लेके जाऊँ तो मैं, तो हो जाएगी U ऊंचाई h माइनस US बराबर mgh। यह होगी पृथ्वी की सापेक्ष सतह के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर कितनी है, वह है माइनस का G/m डिवाइडेड बाई R। अब एक बात और देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से हमेशा नेगेटिव रहती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है वह आकर्षण बल है। तो ध्यान रखिए जो आकर्षण बल होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहती है, और जो प्रतिकर्षण बल रहते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी है वह क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। और अभी अपन ने बात की थी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी धनात्मक है, पोटेंशियल एनर्जी धनात्मक है तो वह मुक्त निकाय होगा, और पोटेंशियल एनर्जी ऋणात्मक है तो वह बद्ध निकाय या बाउंडेड सिस्टम होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र में अगर कोई भी कण गतिमान करता है तो वह बद्ध निकाय होगा, बाउंडेड होगा। बाउंडेड किससे होगा, उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से। इसीलिए कोई भी कण है वह पृथ्वी की ओर खिंचा हुआ आता है, अगर वह मुक्त हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी की ओर खिंचा हुआ नहीं आएगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली एसोसिएटेड विद रिस्टोरिंग फोर्स है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसी भी प्रत्यानयन बल से संबंधित होती है, या फिर वह नॉर्मली किसी ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण संबंधित होती है। और पोटेंशियल एनर्जी है या स्थितिज ऊर्जा है, यह किस प्रकार के बल से संबंधित है उस पर निर्भर करती है। बल है वह गुरुत्वीय बल है, कूलाम्बिक बल है, चुंबकीय बल है, प्रत्यास्थ बल है, अप्रत्यास्थ बल है, किस प्रकार का बल है उसके अनुसार ही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इन सब बलों के आधार पर अपन नॉर्मल एक सामान्य या जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं कि किसी भी बल के अधीन किया गया कार्य है वह उस पोटेंशियल एनर्जी को बताता है। बल के अधीन, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी है वो क्योंकि बल के विरुद्ध कार्य करे संचय ऊर्जा तो वह नेगेटिव W बराबर माइनस का du आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसे किसी भी पथ के अनुसार डिसाइड करूं, अगर पथ के समीकरण दिए गए हों कि कोई भी बल है जिस पथ पर गति करता है कण जिस बल के अधीन, उस पथ के समीकरण या उसके निर्देशांक दिए गए हों, तब अपन किस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए कि कोई भी एक निकाय है, एक पथ है, देखिए यह पथ, इस पथ पर कण गतिमान है, यह पथ का बिंदु A है, बिंदु B है, और इसका जो पथ का समीकरण y बराबर xt है, क्योंकि पोजीशन x है वह समय का फलन है, समय के सापेक्ष है वह कण गतिमान है। तब किया गया कार्य W बराबर f डॉट dx हो जाएगा, c क्लोज पाथ के रूप में ले सकते हैं। अगर इसके निर्देशांक समय t के ऊपर xt1, t2 के ऊपर xt1 और t2 के ऊपर xt2 हैं,
तब W बराबर xt1 से लेके xt2 तक किया गया कार्य है वह हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं चूँकि यह मान u के बराबर आता है, इसीलिए u xt1 माइनस u xt2 जो कि यहाँ पर u है वो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है। इसके द्वारा अपन यहाँ पर f बराबर, अगर ये समीकरण इंटीग्रेशन है तो इसको अपन इंटीग्रेशन साइन हटाएंगे तो डिफरेंशिएशन साइन लग जाएगा, और यहाँ पर f बराबर डी डब्ल्यू अपन डी एक्स आ जाएगा। चूँकि अगर किसी भी निकाय पर अगर बल के अधीन कोई कार्य किया जाता है और वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के रूप में संचय होती है। अगर वह कण या वह निकाय v वेग से गतिमान है, तब उस बल और वेग का गुणनफल है वो शक्ति के बराबर होता है, और वह शक्ति समय का फलन होती है। तो यहाँ पर देखिए पी का मतलब पावर इज ए फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस का डेल यू अपॉन डी एक्स इंटू वी, वेलोसिटी है एफ वी के बराबर हो जाएगा। इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए ये जो W है, क्योंकि किया गया कार्य है ना, कार्य प्रति एकांक समय में किया गया कार्य वो शक्ति, नॉर्मली शक्ति के रूप में लिख सकते हैं ना अपन। तो अपन देखिए यहाँ पर अब जो भी स्थितिज ऊर्जा के फंक्शन है उनको अपन लिखेंगे W बराबर, यहाँ पर देखिए W जो फंक्शन है इसको मैं पावर के रूप में लिखूंगा हर एक इक्वेशन के अंदर, और अलग अलग स्थितिज ऊर्जाओं के मान ज्ञात करूँगा। यहाँ पर पी टी बराबर एफ वी रखना है, बस ध्यान रखिए पावर है वह बल और वेग का गुणनफल होती है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ, जो अपन ज्ञात कर चुके हैं कि पृथ्वी की सतह पर के नज़दीक स्थितिज ऊर्जा। तो पृथ्वी की सतह के नज़दीक चूँकि अपन देखते हैं कि अगर मैं एक्स वाई जेड निर्देशांक लेता हूँ, एक्स वाई और जेड चूँकि डाउनवर्ड है तो बल है वह डाउनवर्ड है, इसलिए उसके निर्देशांक एक्स वाई जेड के अनुसार केवल जेड निर्देशांक ही होगा। एक्स और वाई तो बल लगेगा ही नहीं, बल हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो वह हो जाएगा जेड निर्देशांक। तो एफ के जो निर्देशांक है वह 0 0 और डब्ल्यू का मतलब भार जो नीचे की तरफ लग रहा है जेड निर्देशांक है। और इसके अनुसार जो समीकरण होंगे पथ के पोजीशन होंगे वो एक्स वाई जेड के रूप में हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अनुसार वेग भी वी एक्स वी वाई वी जेड हो जाएंगे। अब देखिए सब दिया गया है, तो इस दौरान किया गया कार्य, तो W बराबर T1 समय से T2 लिमिट हो जाएंगी, और शक्ति गुणा टाइम, शक्ति गुणा टाइम क्या है, कार्य है। ध्यान रखिए इस बार का, क्योंकि अपन शक्ति को डिफाइन किया गया एकांक समय में किया गया कार्य, चेंज रेट इन वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तब W बराबर T1 T2 से F डॉट V इंटू डी टी। इस इक्वेशन से देखिए, इस इक्वेशन में अपने PT का मान रखा और PT का मान F डॉट V आ जाएगा, तो W बराबर अपन यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए F बराबर, अगर कंजर्वेटिव सिस्टम है तो F बराबर माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है ग्रेडियंट के नियम के अनुसार, जो अभी अपन ने डिस्कस भी किया था। अगर मैं यहाँ V से मल्टीप्लाई कर दूँ तो F डॉट V हो जाएगा, और F डॉट V वो पावर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए F डॉट V का मान, अब देखिए F और V दोनों के मान रखिए। इस निकाय के लिए F का मान क्या है, केवल Fx Fy और Fz, तो Fx 0 है, Fy 0 है, Fz केवल W है। ऐसे वेलोसिटी के मान Vx बाई Vz। तो चूंकि इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ये दोनों x और y के कंपोनेंट 0 हैं तो ये भी टोटल गुणनफल 0 होगा, केवल W और Vz होंगे। तो W Vz इंटू डी टी, अब V गुना डी टी का मतलब dx या dy या dz, चूँकि ये Vz है इसलिए केवल z कंपोनेंट आ जाएगा, तो W डेल्टा dz, W क्या है भार जिसको mg बोलते हैं, और dz डेल्टा z क्या है ऊंचाई का अंतर जो कि h है, तो mgh पृथ्वी के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा ये आ गई है। ठीक ऐसे ही अपन किसी भी स्प्रिंग के लिए कह सकते हैं। अब देखिए सेम स्प्रिंग है, उसमें खिंचाव उत्पन्न करते हैं बल लगा के, तो खिंचाव x डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इस निकाय को x y z मानता हूँ तो x निकाय में होगा। अब देखिए बल किधर लगेगा, केवल लगेगा x डायरेक्शन में, तो kx है बल का मान हुक के नियम के अनुसार, या माइनस kx फ्रिक्शन, लेकिन केवल कंपोनेंट लिया अपन kx। ओके, तो kx है, y दिशा में कोई बल नहीं है, z दिशा में कोई बक्स नहीं है, लेकिन निर्देशांक क्या है x y z, वेलोसिटी क्या है vx बाई vz। तो वापस देखिए W बराबर 0 से लेकर t, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग है वो मूल अवस्था में समय 0 था और किसी समय t के ऊपर खिंचाव में है, तो F डॉट V इंटू डी टी। तो F क्या है kx और V क्या है Vx, क्योंकि बाकी कंपोनेंट 0 है, इंटू डी टी। तो Vx dt का मतलब क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब kx dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो kx स्क्वायर बटे 2 आ जाएगी, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। ये अपन इसके ऐसे अपन अलग अलग चुंबकीय ऊर्जा है, या फिर चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है, या कुलाम्बिक स्थितिज ऊर्जा है, कोई भी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक इसमें ले रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, कि यांत्रिक ऊर्जा और इसका संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा नॉर्मली है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का जोड़।
अगर किसी भी निकाय के अंदर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है, उनका कुल सम है वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। और अगर बल संरक्षी बल है तो संरक्षी बल होने के कारण से उसमें कुल ऊर्जा का संरक्षण रहता है। तो कुल ऊर्जा का संरक्षण रहने का मतलब कुल ऊर्जा नियत रहती है। कुल ऊर्जा नियत रहती है तो उसका अंतर करेंगे ऊर्जा का तो वह जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा के प्लस यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि के प्लस यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। आप यूँ मानिए काइनेटिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर कॉन्स्टेंट। अब इसका अवकलन कर दीजिए, तो अवकलन करेंगे के प्लस यू और कॉन्स्टेंट का अवकलन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे या अंतर या अवकलन एक ही बात है यहाँ पर। डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डी यू, अर्थात जब बल संरक्षी है तो स्थितिज ऊर्जा में अंतर है वह गतिज ऊर्जा के अंतर की विपरीत दिशा में होता है। यह इसका यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। इसके अनुसार देखिए पेज नंबर 3 है कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का प्रूफ है और किसके लिए, एक मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए। अगर अपन सपोज कीजिए किसी ऊंचाई h से किसी भी पिंड को अगर छोड़ देते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण में मुक्त रूप से गिर रहा है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई श्यान बल, कोई घर्षण बल, किसी प्रकार का कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स या एनर्जी लॉस बल नहीं लग रहा है, जो असंरक्षी बल वह नहीं लग रहा है। अपन एक आदर्श कंडीशन की बात कर रहे हैं। देखिए यह पृथ्वी की सतह है, यह h ऊंचाई से एक पिंड m द्रव्यमान का है, इसको अगर छोड़ दिया जाता है तो यह प्रारंभिक अवस्था में बिंदु A पर था, कुछ समय बाद में बिंदु B पर आएगा, कुछ समय बाद में बिंदु C पर आ जाएगा। तो अपन देखते हैं कि हर बिंदु पर ABC बिंदु के ऊपर है वह कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका मतलब अपन क्या देखेंगे, अपने देखेंगे बिंदु A के ऊपर कुल ऊर्जा जिसको अपन यांत्रिक ऊर्जा बोल रहे हैं, बिंदु B के ऊपर कुल ऊर्जा जिसको अपन यांत्रिक ऊर्जा बोल रहे हैं, बिंदु C के ऊपर कुल ऊर्जा जिसको अपन यांत्रिक ऊर्जा बोल रहे हैं, तीनों बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर यह पिंड है वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति कर रहा है। ध्यान रखिए गुरुत्वाकर्षण बल डाउनवर्ड है और पिंड की गति भी डाउनवर्ड है एक प्रकार से, ठीक है। तो देखिए एट एनर्जी पॉइंट ए बी सी ई विल बी ऑलवेज कंजर्वेटिव, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वह कंजर्वेटिव या संरक्षी रहेगी। तो बिंदु ए, सबसे पहले बिंदु जब पिंड है वह बिंदु ए के ऊपर है, बिंदु ए के ऊपर है तो उसकी दोनों ऊर्जाओं की गणना करो। दोनों ऊर्जा कौन कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। बिंदु ए के ऊपर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, mgh, क्योंकि h ऊंचाई के ऊपर है तो इसका मान mgh हो जाएगा, भार गुना ऊंचाई। और यहाँ पर कण है वो गतिमान अवस्था में नहीं है, इसलिए गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो EA बराबर UA प्लस KA, तो KA बराबर 0, UA बराबर mgh, तो EA बराबर mgh मान आ गया। यह हो गया कुल यांत्रिक ऊर्जा EA। अब बिंदु बी के ऊपर देखिए, बिंदु बी के ऊपर अगर कण है वह अभी h ऊंचाई से नीचे की तरफ आ गया है और यहाँ पर इसने x दूरी तय कर ली है, तो इसकी ऊंचाई कितनी बच गई, h माइनस एक्स। तो h माइनस एक्स इसकी ऊंचाई होने के कारण से अब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mg इंटू h माइनस एक्स ये। लेकिन अब इसमें गतिज ऊर्जा भी, क्योंकि कण अभी गतिमान अवस्था में, तो कण का वेग ज्ञात करो। तो कण का वेग ज्ञात करेंगे तो कण जब यहाँ पर था तो कण का वेग 0 था, और जब कण यहाँ पर आ गया बिंदु बी पर तो कण में कुछ वेग होगा, वो वेग को अपन बोलेंगे vb। तो अंतिम वेग vb है और प्रारंभिक वेग 0 है। तो न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण के अनुसार v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला समीकरण लगाएंगे अपन। तो यहाँ पर देखिए कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो v का मान है vb स्क्वायर, u का मान प्रारंभिक वेग 0 है प्लस 2gh नहीं है। अब कितनी दूरी तय की इसने, x दूरी की है तो 2gx, तो vb बराबर 2gx और इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ mvb स्क्वायर, हाफ mvb स्क्वायर हो जाएगी। तो vb का मान रखेंगे 2gx, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा mgx। तो तब इसकी स्थितिज ऊर्जा तो हो जाएगी mgh माइनस x और गतिज ऊर्जा हो जाएगी mgx। तो दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो इस बिंदु के पर कुल स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी UB प्लस KB। तो UB का मान है mgh माइनस एक्स प्लस mgx, तो mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा और बचेगा अपने पास में mgh, अर्थात बिंदु B के ऊपर भी ऊर्जा है वह mgh ही है। अब बिंदु C पर देखिए, अब जो कण है वह पृथ्वी की सतह पर आ गया। पृथ्वी की सतह पर आने का मतलब यह हुआ कि अब उसमें स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई है, क्योंकि ऊंचाई तो 0 हो गई है ना। अब देखिए अगर ऊंचाई का मान 0 हो गया है तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है। तो गतिज ऊर्जा का मतलब बिंदु C के ऊपर वेलोसिटी VC का मान कितना हो जाएगा, यहीं से सीधा देख लीजिए, √2gh, तो मतलब VC स्क्वायर बराबर 2gh। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ mvc स्क्वायर।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा mgh। तो देखिए EC बराबर UC प्लस KC बराबर 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh। इसका मतलब क्या हुआ, EA बराबर EB बराबर EC, तीनों पॉइंट के ऊपर है वह कुल ऊर्जा का मान है वह नियत रहता है, अर्थात इसमें फ्री फॉलिंग पिंड के लिए जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान हमेशा नियत ही रहता है। थैंक यू।